मौका दिया कि मैं अपने विचार इस मंच के बारे साझा कर सकूं और मार्गदर्शन दे सकूं अपने अनुभवों के आधार पर। मैं एक बार फिर से अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम विनोद है और मैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई किया है मैंने। और आईटीआई होने के बाद मैंने अलग अलग कई डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दिए हैं, जिनमें IOCL, NIT और इसरो, परमाणु विभाग के सभी एग्ज़ाम में लगभग बैठा हूँ। और किसी में मुझे सफलता नहीं मिली फाइनल तक, और किसी में मैं इंटरव्यू तक गया, किसी स्किल टेस्ट तक गया, और फाइनली मैंने उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन को ज्वाइन किया। मैंने अपनी यात्रा में जो मुख्य बिंदु है, मैंने स्किल टेस्ट दिए हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में, NIT जयपुर में और NPCL राउतपाटा प्लांट। और ITI पूरी होने के बाद और ये उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ज्वाइन करने के बीच में मैंने अपना खुद का व्यवसाय भी किया था इलेक्ट्रिकल फील्ड में। तो मैं आज अपने अनुभव के आधार पर अपनी जानकारी आपके साथ और अपने अनुभव के आधार पर आप सभी का मार्गदर्शन करूँगा। तो सबसे पहले इस सत्र के बारे में बताना चाहूँगा कि आप सभी की भागीदारी भी इसमें जरूरी हो जाती है, क्योंकि आप सभी समझेंगे और आकलन करेंगे स्वयं का, तो कुछ निर्णय भी ले पाएंगे यदि आप डाउट में है अपने ITI के बाद के करियर को लेकर। तो मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले शॉर्ट में कि ITI क्या है। ITI 1 साल या 2 साल का एक ऐसा कोर्स होता है जिसमें आपके हाथों में स्किल को ट्रांसफर किया जाता है संस्थान के द्वारा। ITI करने के दौरान एक ही उद्देश्य होता है संस्थान का कि एक कुशल जनशक्ति तैयार की जाए। और ITI पूरी होने के बाद जो आप जॉब प्राप्त करते हैं या आप खुद का व्यवसाय करेंगे, तो वो भी बेस होगा आपके 2 साल के कोर्स के ऊपर। और ITI होने के बाद आपको एक प्रमाण पत्र मिलता है जो इस बारे में होता है कि आप एक विशेष कार्य को कुशलतापूर्वक कर सकते हैं। तो ठीक है, हम इस सेशन में कुछ इस प्रकार से आपको जानकारी बताएंगे कि आपको नौकरी पाने में हेल्प मिले। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, ITI पूरी होने के बाद आपके पास मोटे तौर पर 3 विकल्प उपलब्ध होते हैं। आप हायर स्टडी के लिए जा सकते हैं, आप नौकरी कर सकते हैं, या आप खुद का एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये तीनों जो विकल्प हैं ये डिपेंड करेंगे कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन और आपकी मानसिकता किस प्रकार की है। जैसे कि मान लो आपकी मानसिकता है कि आप स्वयं का बिजनेस ही करेंगे, लेकिन आप अपने किसी मित्र को देखकर नौकरी की तरफ बढ़ेंगे, तो आप उतने सफल नहीं हो पाएंगे जितना आपका मित्र इसमें हो पाएगा, क्योंकि उसका जो मुख्य मेंटेलिटी है वो नौकरी की है और आपकी मेंटेलिटी स्वयं के बिजनेस की है। तो इस सेशन के अंत में आप सभी अपना आकलन करके, ये हमारी कोशिश रहेगी आप आकलन कर पाए कि आपको क्या करना चाहिए अगर आप डाउट में हैं। अब यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन तीनों विकल्पों में से कोई बड़ा या छोटा नहीं है। आपको इन तीनों विकल्पों को महत्वपूर्ण मानना चाहिए, और ये आपकी रुचि और आपकी परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि आप किस विकल्प को अपना अगला कदम बनाते हैं। सबसे पहले हम एक नज़र डालेंगे उच्च शिक्षा के लिए कि आप उच्च शिक्षा यदि करते हैं तो आपको कौन कौन से विकल्प उपलब्ध होते हैं और उच्च शिक्षा जरूरी क्यों हो जाती है। उच्च शिक्षा करने से आपका नॉलेज बढ़ता है, आप उसी फील्ड में और डीप नॉलेज बड़ा अपना गेन करते हैं। और यदि आप नौकरी पाते हैं तो बड़ी डिग्री होने के कारण आप ज़्यादा सैलरी भविष्य में पा सकते हैं। जैसे आप ITI से एंट्री लेते हो, लेकिन आप बाद में अगर डिप्लोमा है आपके पास तो आप ऊंची पोस्ट पर जा सकते हैं और अधिक सैलरी भी पा सकते हैं। कोर्सेज की बात करें तो इसमें आपके पास मोटा मोटी 3 अलग अलग कोर्स उपलब्ध हैं जो ITI से जुड़े हुए हैं। ITI करके आप कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले मैं बताना चाहूँ, पहला कोर्स होता है इसमें पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स। ये कोर्स 3 साल का होता है, किंतु आप ITI अगर करके इसे करते हैं तो आप इसे 2 साल में कर सकते हैं। लेटरल एंट्री से एडमिशन होता है और 2 साल में आप इसे पूरा कर सकते हैं। डिप्लोमा करने के बाद आपके पास भविष्य में बेहतर नौकरी का ऑप्शन भी होता है और आप अधिक वेतन इसके माध्यम से ले सकते हैं। और दूसरा आपके पास स्टडी का ऑप्शन होगा CITS कोर्स। और CITS के समान ही एक और कोर्स है जो कि ATI एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अलग अलग स्टेट में स्थापित है। मध्य प्रदेश का इसमें भोपाल में है, उसका नाम ग्लोबल स्किल पार्क है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो ITI के बाद आप डिप्लोमा कर सकते हैं। और जो दूसरा कोर्स है CITS, इसके बारे में आप जानेंगे। नेक्स्ट स्लाइड।
CITSC एक ऐसा कोर्स है जो DGT के द्वारा संचालित किया जाता है और इसमें आपकी पात्रता बढ़ती है, आप एक अनुदेशक के लिए तैयार होते हैं। अनुदेशक का कार्य ITI कॉलेजों में स्टूडेंट को पढ़ाना होता है। यह बहुत ही एक रेपुटेड जॉब है और आप ITI के बाद CITS कोर्स डायरेक्ट कर सकते हैं। हालांकि CITS करने के बाद आपको 3 साल का अनुभव लगभग कंपलसरी होता है जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए, किंतु CITS आप ITI के बाद डायरेक्ट कर सकते हैं। और CITS कंप्लीट होने के बाद आप किसी कौशल विकास केंद्र में भी प्रशिक्षक बन सकते हैं और ITI में आप इंस्ट्रक्टर की नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन बढ़ती है, आपकी योग्यता बढ़ती है और आप भविष्य में बेहतर वेतन और पद के लिए इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ITI के बाद जो तीसरा कोर्स है वो है, ये एक ग्लोबल स्किल पार्क ऐसा सेंटर है जिसके बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं है और बहुत अधिक प्रचार इसका अभी तक नहीं हुआ है क्योंकि एक नया सेंटर है। इसमें एक साल के कोर्सेज हैं जो कि स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। एडवांस ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी, एडवांस नेटवर्किंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, अलग अलग डोमेन में इसमें कोर्सेज अवेलेबल है। और इस संस्थान का सबसे बढ़िया बात यह है कि इसमें मुख्य उद्देश्य है कि जो एडमिशन इसमें लेते हैं इनका उद्देश्य है कि सभी का प्लेसमेंट यहाँ से हो जाए और बहुत ही कम फीस में इसमें कोर्स अवेलेबल है और इसमें इतनी ज़्यादा सुविधाएं हैं। प्रत्येक स्टूडेंट के लिए हर एक मशीन अलग से अवेलेबल है प्रैक्टिकल करने के लिए। ऐसा नहीं है कि एक मशीन पे प्रैक्टिकल हो रहा है सभी लोग देख रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। हर स्टूडेंट के लिए अलग बेंच, अलग सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो ये बहुत ही एडवांस कोर्स और एडवांस इंस्टीट्यूट है। इसमें जो नौकरी जल्दी पाना चाहते हैं या नौकरी की आवश्यकता तुरंत है उनको एडमिशन लेना चाहिए और इसके बाद तुरंत नौकरी मिल सकती है। इसके बाद हम बात करें, ये हुई हायर स्टडी की बात। और मैं अंत में आपको ये बताना चाहूँगा कि आप अपना एक आकलन करें कि आप हायर स्टडी करने में टाइम दे सकते हैं या नहीं दे सकते। अगर आपके ऊपर जैसे कि फैमिली का लोड नहीं है, फाइनेंशियल बहुत अधिक बर्डन नहीं है, तो आप हायर स्टडी की तरफ जा सकते हैं। या आपकी बहुत ज़्यादा रुचि है हायर स्टडी करना ही है तो आप हायर स्टडी की तरफ जा सकते हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे रोजगार की। तो रोजगार में नौकरी की बात करते हैं। पहले नौकरी में सरकारी नौकरी एक ट्रेंड बना हुआ है और ज़्यादातर लोग अपनी पहली प्राथमिकता सरकारी नौकरी रखते हैं भारत में। उसके कुछ कारण भी हैं जो हमें दिखते हैं कि जैसे नौकरी की सुरक्षा रहेगी, कोई क्राइसिस होता है या कोई बात होती है तो सरकारी नौकरी के लिए ऐसा माना जाता है कि नौकरी जाएगी नहीं। इसमें तुलनात्मक रूप से अच्छी सैलरी और भत्ते के लिए भी लोग जाना चाहते हैं और एक रिटायरमेंट के बाद इसमें आपको पेंशन और अन्य सुविधाएं मिलती रहती हैं। तो ये कुछ आकर्षण है सरकारी नौकरी के लिए जिसके लिए सरकारी नौकरी को प्राथमिकता दी जाती है। अब हम बात करेंगे सरकारी नौकरी की तैयारी आप कैसे करें। सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए आपको संबंधित परीक्षा की जानकारी अच्छे से होना चाहिए कि उस परीक्षा में सिलेबस क्या होने वाला है। आपको डिटेल जानकारी होना चाहिए कि पूरे पेपर का सिलेबस क्या है, एक एक पॉइंट आपके पास होना चाहिए। दूसरा, आपके पास उसका पूरा सिलेबस, स्टडी मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि ये कुछ इस प्रकार से है कि आप यदि कोई युद्ध लड़ने जा रहे हैं और आपके पास अगर हथियार नहीं है तो आपके प्रतिद्वंदी जिनके पास पर्याप्त हथियार है वही जीतेंगे। तो आपको अपनी ओर से तैयारी पूरी रखना चाहिए और आपको मॉक टेस्ट और पिछले प्रश्न पत्रों पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पिछले प्रश्न पत्रों से आप अंदाजा लगा पाते हैं किस प्रकार के प्रश्न यह डिपार्टमेंट पूछता है। और मॉक टेस्ट लगा अगर आप अपना खुद का टेस्ट करते हैं जिसमें आपको पता लगता है कि आप निर्धारित समय में पेपर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं और आपकी रैंक मॉक टेस्ट में कितनी रहती है। अगर आप बहुत पीछे हैं तो अपने वीक पॉइंट पर आप ध्यान दे सकते हैं, आप अपनी तैयारी को वहां से बढ़ा सकते हैं। तो मॉक टेस्ट का भी इसमें बहुत महत्व होता है। और इसके बाद हम बात करेंगे प्राइवेट नौकरी की। तो प्राइवेट नौकरी में मैं बताना चाहूँगा तैयारी का तरीका और जॉब लेने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है सरकारी नौकरी से।
जो वाकई में धरातल पर होता है उसमें अलग होता है, क्योंकि सरकारी नौकरी जैसे एक एग्ज़ाम लेती है और एग्ज़ाम के जरिए भर्ती करती है, लेकिन प्राइवेट नौकरी में आप इंटरव्यू से गुजरते हैं, आपके स्किल का टेस्ट हो सकता है और आपको प्रत्येक कंपनी के लिए अलग तरीके से तैयारी करनी पड़ सकती है, क्योंकि आपका जॉब रोल जो वहाँ होगा आप वो उसी के हिसाब से आपका टेस्ट लेने वाले हैं। तो आपको नौकरी के लिए तैयारी कैसे करना है? सबसे पहले अपने आसपास अपने ट्रेड से संबंधित जितनी भी कंपनियां हैं उनकी एक लिस्ट बनाएं और वहाँ पे अप्लाई कर दें। अप्लाई करने के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड जो भी अवेलेबल हो उस पर जा सकते हैं। उसके लिए जैसे मैं आपको एक डेमो दिखाना चाहूँगा, यदि आपने कभी अप्लाई नहीं किया है किसी नौकरी के लिए कैसे अप्लाई करें। तो जस्ट एक कंपनी के लिए हम अप्लाई करते हैं और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे आगे। हम यहाँ एक डेमो के लिए किसी एक कंपनी का वेबसाइट सर्च करेंगे। जैसे मैं सर्च करता हूँ अभी, एक एनर्जी कंपनी है मितार्स एनर्जी। ये कंपनी सोलर इंडस्ट्री में मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइड करती है। इसमें अप्लाई करने के लिए हम करियर सेक्शन में जाएंगे और यहाँ देखेंगे कि ये किस तरीके से अपना आवेदन मांग रहे हैं। तो यहाँ आप ऑफलाइन विजिट कर सकते हैं, उन्होंने लोकेशन दिया है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इनका मेल कर सकते हैं। और यहाँ इन्होंने एक सिंपल फॉर्म ओपन किया है, अप्लाई फॉर जॉब नाउ। यहाँ से हम अप्लाई करते हैं तो आपको अपने डिटेल्स यहाँ फिल करने होंगे। जैसे मैंने मेरा नाम, मोबाइल नंबर, जो भी कंपलसरी चीज़ें उनको ज़रूर सेलेक्ट करनी होगी। उसके बाद तो यहाँ हमें अपना CV अपलोड करना होगा। इस प्रकार से हम अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसे सबमिट नहीं करूँगा, मुझे अप्लाई नहीं करना है, लेकिन हमने एक डेमो देखा है किस प्रकार हम किसी कंपनी के वेबसाइट पर जाकर एक जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल होगा, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, या ऑनलाइन इंटरव्यू भी होते हैं आजकल। तो इंटरव्यू की तैयारी आपको अच्छे से करना है। इंटरव्यू में आपको ज़्यादातर चीज़ें वही पूछी जाती हैं जो आपकी ट्रेड से होती है, आपके बारे में जानकारी पूछी जाती है। और आपको रिज्यूम में भी ध्यान रखना है, कोई ऐसी जानकारी नहीं डालना है जो आपको ना, आपके पास उसका स्किल नहीं है लेकिन आपने फिर भी अपना कौशल अधिक दिखाने के लिए डाल दी, ताकि बाद में कोई दिक्कत आए। और ऐसी कोई चीज़ छोड़े भी नहीं जो आपको आपके पास है लेकिन आप उसमें नहीं लिख रहे हैं। एक सटीक जानकारी आपको अपने रिज्यूम में लिखना होती है। अपने स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दें, क्योंकि एक प्राइवेट जॉब में आपसे सीधा सीधा ये है कि काम ही करना है वहाँ जाके। तो काम आपको आपकी ट्रेड का प्रॉपर आना ही चाहिए। आपको प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए, जिससे कि आप कंपनी में ज्वाइन हो सके। इसके बाद हम बात करेंगे, जब आप कंपनी में एक बार ज्वाइनिंग कर लेते हैं तो आपको अपनी नेटवर्किंग बेहतर करना है। नेटवर्किंग से आपको भविष्य में ये फ़ायदा मिलेगा कि जैसे कोई कंपनी है कि केवल एक्सपीरियंस होल्डर कैंडिडेट को ही हायर करती है, तो आप अपने अच्छे नेटवर्क के जरिए कंपनी स्विच भी कर सकते हैं। क्योंकि शुरुआत में आप इतना ध्यान नहीं दे सकते कि आपको बेहतर कंपनी में ही जाना है। आपको जो भी कंपनी मिलती है लेना चाहिए और उसके बाद आप स्विच कर सकते हैं एक समय के बाद। कोई कंपनी ज्वाइन करे तो उसमें बहुत ध्यान देने की चीज़ ये है कि कुछ कंपनियां अभी ITI स्टूडेंट्स के लिए इस प्रकार की आई है, जो कि केवल एक लेबर के तौर पे हायर करती हैं। जैसे कि मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी कंपनी का, लेकिन वो मात्र 3 साल के लिए आपको हायर करती हैं, ना ही टेक्निकल वर्क करवाती है, और 3 साल के बाद आपको छोड़ देती है। तो उस प्रकार की कंपनियों से बचें, क्योंकि उनमें आप बेहतर भविष्य नहीं पा सकते अपना। तो स्वयं का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले कुछ दिन किसी ऐसे व्यवसायी के साथ रहना चाहिए जो ऑलरेडी उस काम को कर रहा है, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। उनके साथ रहने से आपको अच्छा अनुभव मिलेगा और आपको शुरुआत में आने वाली दिक्कतों से नहीं गुजरना पड़ेगा, क्योंकि आप वो सब चीज़ें पहले देख चुके होंगे और उनका समाधान आपके पास होगा। आपको इस दौरान क्या करना है, मार्केट रिसर्च में जैसे कि ये पता करना है कि किस एरिया में आप जो काम करना चाहते हैं वो ज़्यादा सफल हो सकता है। मैं एक उदाहरण से बताऊँ, इलेक्ट्रिशियन का कार्य अगर, तो आप आवासीय एरिया में लगा सकते हैं जहाँ पे ऑलरेडी पब्लिक अच्छी
रहती है और वहीं आपका बिजनेस चलेगा। जैसे कि आप इंडस्ट्रियल कोई कार्य करना चाहते हैं तो इंडस्ट्री एरिया में ही उसे स्थापित करें, और एक सटीक बिजनेस प्लान के जरिए आप आकलन कर सकते हैं कि आप कितना इन्वेस्टमेंट होगा और कैसे स्थापित करना है। शुरुआत में अगर आप धन की व्यवस्था का सही से मैनेजमेंट करते हैं तो वे आपके बिजनेस को स्थापित होने में मदद कर सकता है। और लोकेशन का तो बहुत ध्यान रखना जरूरी होता है, क्योंकि गलत लीगल लोकेशन पर आप अगर बिजनेस स्थापित करते हैं आपका, तो वहीं से बिजनेस बढ़ने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप जरूरी लाइसेंस होते हैं हर बिजनेस के कुछ, तो वो भी आप शुरुआत में बनवा लें, जिससे कि आपको किसी प्रकार की कोई कानूनी बाध्यताओं में उलझना नहीं पड़े आगे जाके। और इसके आगे हम बात करेंगे कि किस प्रकार से आप अपने बिजनेस को एक बार स्थापित करने के बाद उसे आगे बढ़ा सकते हैं। आपको अपने जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें क्वालिटी मेंटेन करना ही होगा, क्योंकि अब बिना क्वालिटी के कस्टमर जुड़ते नहीं, एक बार आएंगे फिर चले जाएंगे। तो आपको अपने क्वालिटी को बेहतर बनाए रखना होगा, और बेहतर कस्टमर सर्विस के लिए आप कर सकते हैं, जैसे कि कोई कस्टमर शिकायत करता है कुछ, तो आपको उसका भी निदान करना चाहिए। और शुरुआती 2 साल में आपको मार्केटिंग पर ध्यान देना होगा। एक अच्छी मार्केटिंग से आप अच्छा स्टार्टअप ले सकते हैं, और आपको अपडेट जरूर रहना होगा। सुनील सर ने भी बताया था कि आप समय के साथ अपडेट रहें, तो अपडेट नहीं रहेंगे तो आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा यहाँ पे, जैसे किसी ने ऑटोमोबाइल में मेंटेनेंस वर्क का एक बिजनेस स्थापित किया है, तो ऑटोमोबाइल में अभी कुछ सालों में ईवी का बहुत प्रचलन बढ़ गया है, तो जो लोग ईवी में अपडेट नहीं हो पा रहे हैं उनका बिजनेस अब ठप हो रहा है। तो आप हमेशा अपडेट रहे, जो भी नए ट्रेंड्स आते हैं उनको अपनाएं और आगे बढ़ते रहें। और सबसे लास्ट है कि आप धैर्य रखें। कोई भी बिजनेस स्थापित होकर चलने में कुछ समय लेता है, आप बिल्कुल जल्दबाजी ना करें और कुछ टाइम ले अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में। तो इस सेशन में हमने एक के बाद एक कुछ चीज़ों पे प्रकाश डाला। जैसे सबसे पहले हमने बात की आईटीआई के बाद आपके पास कौन से करियर विकल्प होते हैं, और आईटीआई के बाद कौन कौन से कोर्स आप कर सकते हैं, और कौन सी नौकरियां अवेलेबल है और आप उनकी तैयारी कैसे कर सकते हैं। आप एक बिजनेस अगर शुरू करना चाहते हैं तो आप किस प्रकार से उसे स्थापित कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। और उम्मीद है आपको इससे हेल्प मिलेगी। आप सभी कमेंट में बताएं कि आपको अनुभव कैसा रहा इसमें। और नेक्स्ट स्लाइड। और मैं आपको एक और टिप देना चाहूँगा कि यदि आप नौकरी के लिए जाना चाहते हैं, तो नौकरी के लिए जाना चाहते हैं तो आपको अगर समय मिल रहा है आईटीआई होने के बाद, आपकी ज्वाइनिंग नहीं हुई किसी कंपनी में, तो आप अप्रेंटिसशिप कहीं ना कहीं ज्वाइन जरूर कर लें। इसमें आपको मौका तुरंत मिल जाएगा। अप्रेंटिसशिप से आप अनुभवी लोगों के साथ 1 साल बिताते हैं अपना। 1 साल में आप कई चीज़ें सीखते हैं, काफ़ी कुछ। उस कंपनी में आप 1 साल रहते हैं तो आप एक कर्मचारी की तरह ही वहाँ काम करते हैं। तो अप्रेंटिसशिप जरूर करें अगर आपको टाइम मिल रहा है। और जब तक कोई व्यवसाय शुरू ना कर दे, जब तक कोई नौकरी ना लग जाए, आप तकनीकी अपने संबंधित माहौल में रहें। आप तैयारी कर रहे हैं तो जुड़े रहें कोचिंग सेंटर्स के साथ, और जो आपके सीनियर मेंटर हो सकते हैं उनके साथ जुड़े रहें। व्यवसायी बनना चाहते हैं तो लगातार आप एक व्यवसाय के साथ जुड़े रहें, जिससे कि आपको मदद मिलेगी, आगे जाके बहुत मदद मिलेगी। आप अपने करियर में सफल होने के लिए एक बेहतर योजना बनाएं और प्लान बनाकर मेहनत करें, आप जरूर सफल होंगे। मैं आपको मेरी वेबसाइट के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। मैंने इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट के लिए एक डेडिकेटेड वेबसाइट बनाई है। इसका हेडिंग है electricalrojgar.com। यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट के लिए स्टडी मटेरियल और गाइडेंस अलग अलग तरीके से प्रोवाइड करता रहता हूँ, प्रीवियस ईयर के पेपर और भी बहुत कुछ। इलेक्ट्रिकल रोजगार यूट्यूब चैनल भी हमने स्टार्ट किया है। इसमें हम सबसे पहले फर्स्ट ईयर का कोर्स अपलोड कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल, और उसके बाद सेकेंड ईयर का करेंगे। मैं आपको इसके इलेक्ट्रिकल रोजगार के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहूँगा। ये वेबसाइट है electricalrojgar.com। इसमें सबसे मेन पेज पे मैं जॉब अपडेट करता हूँ। जो भी नई भर्ती आती है उसका तुरंत इस पर अपडेट हो जाता है। यहाँ से आप कोई भी नई भर्ती आती है तो उसके लिए अपडेट ले सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अभी हमने शुरू किया इसमें प्राइवेट जॉब का भी एक सेक्शन। जो भी प्राइवेट जॉब्स आती रहती हैं
हम तक पहुँचेगी हम उसमें प्राइवेट जॉब अपडेट में ज़रूर अपडेट करेंगे। और एक हमने इसमें बहुत ही अच्छा मंच तैयार किया है, क्वेश्चन बैंक। इसमें आपको मिलता है बिल्कुल फ्री एक्सेस है इसका, और पूरे इलेक्ट्रिकल के टॉपिक हमने रजिस्टर कर रखे हैं इसमें। आपको अपने क्वेश्चन से यहाँ अपलोड, कोई डाउट है आप अपलोड कर सकते हैं, और अगर आपको कोई पुराने क्वेश्चन इसमें अपलोडेड है और आंसर आपके पास है, आप अच्छा उसका जवाब दे सकते हैं, तो आप इसमें ज़रूर लिखें। आप कोई नया टॉपिक भी रजिस्टर करवाना चाहें तो आप हमें मेल कर सकते हैं, उसे भी कर दिया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा फोरम हमने इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए तैयार किया है। और इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। एक और वेबसाइट है हमारा मॉक टेस्ट। ये मॉक टेस्ट के लिए है, अलग अलग एग्ज़ाम के मॉक टेस्ट हम इस पर अपलोड कर रहे हैं आगे। तो जिनको मॉक टेस्ट लगाने होते हैं वो भी इस पर आके अपना मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन यहाँ से हो जाएगा। और फाइनली एक और वेबसाइट है हमारा, ये है कोर्सेज। इसमें हम फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर बहुत ही जल्दी अपडेट करने वाले हैं। अभी बेसिक इलेक्ट्रिकल कोर्स है इसमें आपको पूरा एक ही के अंदर मिलता है, एक ही जगह आपको। जैसे आप कोर्स में एनरोलमेंट करेंगे अपना, तो आपको पूरा वीडियो इसमें मिल जाएगा। उसके बाद आप डिटेल उसके बारे में जानना चाहते हैं जानकारी, तो एक सिंगल क्लिक पे आपके पास पूरा इसका नोट्स अवेलेबल हो जाएगा, पूरा डिटेल, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और फाइनली आप अगर क्विज अटेम्प्ट करना चाहते हैं अलग अलग टॉपिक के, तो क्विज भी वेबसाइट पर लगे हुए हैं। आप यहाँ आके कोई भी क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं, अनलिमिटेड अटेम्प्ट है इनमें, कोई चार्ज नहीं है इनमें। ये सभी प्रयास स्टडी को बेहतर बनाने के लिए इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए किए गए हैं। और लास्ट में मैं एक बार फिर वाधवानी फाउंडेशन का धन्यवाद देना चाहूँगा, मुझे अपना अनुभव शेयर करने के लिए और आपको मार्गदर्शन करने का मौका दिया। धन्यवाद।